नेक्स्ट जो 5 मार्कर है, अब इसका जो पार्ट है, वी हैव टू ड्रॉ ए रेबल रे डायग्राम ऑफ ए refracting telescope when it forms image of a distant object at infinity, derive expression for its magnifying power। तो ये है पार्ट ए। अब व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी का मतलब है इट्स अ नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है दैट इज ऑफ द लार्जर अपर्चर एज कम्पेयर टू द आई पीस लेंस। ये आई पीस लेंस है इधर, विच इज थ्रू विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विद आवर नेकेड आई। इसका अपर्चर बड़ा है। तो देखो, जो ये रेज ऑफ लाइट आएंगी फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये आई और इधर जाके जो इंटरसेक्ट करेंगी, वी दीज आर मेड टू इंटरसेक्ट एट द फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव और आई पीस लेंस जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियर ही रखने इस नॉर्मल एडजस्टमेंट में, सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। थोड़ी सी यू हैव टू करेक्ट इट, इसको थोड़ा सा आप सीधा कर सकते हो। ओके, तो दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब नाउ द लेंथ ऑफ द ट्यूब जो है इस केस में दैट विल बी इक्वल टू एल इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस लेंस। दोनों में ये आप आगे पीछे एक ट्यूब में स्लाइड कर सकते हो। तो जो पहला ऑब्जेक्ट जो है, जो इमेज बनाएगा, इंटरमीडिएट जो इमेज बनाएगा, दैट विल बी इट्स फोकल पॉइंट ऑल्सो ऑन द फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस लेंस। तो यहाँ तक फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की, इसके आगे फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस लेंस है, तो इसकी बिल्कुल फोकल पॉइंट पे रहेगा, दोनों के, इसके भी और इसके भी। दिस फोकल, इसका जो अपर्चर जो है ज़्यादा है तो इसकी फोकल लेंथ बड़ी है, आई पीस का अपर्चर जो है वो छोटा है तो इसकी फोकल लेंथ भी एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्टिव इज स्मॉलर। ओके, इमेज तो बन गई। ये इमेज यहाँ पे जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है दिस विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस लेंस। इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो इस तरह से इन्फिनिटी पे बनेगी। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो है दिस इज द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट द आई टू द दिस इज द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट द आई विच इज बीटा। ये बीटा है, दिस इज बीटा, यहाँ मैंने इधर लिख दिया दिस इज बीटा। तो ये जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एच है, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो इनके जो बीटा और अल्फा के जो टेन और रेशियोज है, दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। फॉर स्मॉल एंगल्स बीटा जो है इज इक्वल टू टेन बीटा हो जाएगा। तो टेन बीटा अगर आपने लगाया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये है एफ ई आ जाएगा, एच बाय एफ ई। ऐसे ही टेन अल्फा, यहाँ पे देखो अगर इस ट्राइंगल में आप टेन अल्फा लगाओगे तो एच बाय एफ नॉट आ जाएगा। एच और एच जो है इट गेट्स कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ टू द दैट ऑफ द आई पीस लेंस। अब इसी क्वेश्चन के ये डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग हो गया। पार्ट बी में ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा अपर्चर क्यों होता है आई पीस से, ये आपसे पूछा है। तो इन पार्ट बी आपसे पूछा है वाई द ऑब्जेक्टिव हैज़ अ मच लार्जर अपर्चर। ज़्यादा अपर्चर होने से इट गैदर्स मोर लाइट फ्रॉम द फेंट ऑब्जेक्ट्स। तो मान लो ये अपर्चर ज़्यादा है, तो देखो जितना बड़ा अपर्चर होगा उतनी ही लाइट इधर से ये गैदर करेगा। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो फेंट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, तो इनको अगर आपने क्लियरली देखना है तो वी हैव टू गैदर मोर लाइट फ्रॉम देम। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर हम बड़ा रखते हैं ताकि यहाँ से हम ज़्यादा लाइट गैदर कर सकें, क्योंकि आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, उनको क्लियरली देखना है तो यहाँ से ज़्यादा लाइट चाहिए। तो लार्ज अपर्चर गैदर्स मोर लाइट फ्रॉम फेंट ऑब्जेक्ट्स एंड कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली। इसी ऑब्जेक्टिव का बड़ा अपर्चर होता है। अब आपको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स की, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के ऊपर एडवांटेजेस लिखनी है। पहली एडवांटेज तो ये है कि ये कॉम्पैक्ट है, इसमें रिफ्लेक्टिंग है, इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। दूसरा, इसमें क्रोमेटिक एबरेशंस नहीं होंगी। क्रोमेटिक एबरेशंस नहीं होंगी क्योंकि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में है इसमें आप अपर्चर ऑफ द कन्वेक्स को कितना, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको कितना बड़ा करोगे, जितना ज़्यादा बड़ा करते जाओगे उतने ही ज़्यादा इसमें क्रोमेटिक एबरेशंस आएंगी, क्रोमेटिक एबरेशंस आएंगी। और दूसरा, जितना ज़्यादा इसको बड़ा करोगे इसके जो पैरेलल एक्सिस के पास वाली रेज है और जो दूर वाली रेज है, ये अलग अलग पॉइंट पे जाके, इधर पास वाली रेज यहाँ इंटरसेक्ट कर जाएंगी, दूर वाली रेज कहीं और इंटरसेक्ट कर जाएंगी। इस तरह से देखो ये दो इमेजेस जो हैं ये अलग अलग बनेंगी, तो आपको एक ही ऑब्जेक्ट की दो ओवरलैपिंग इमेजेस मिलेंगी। तो जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन जो है वो होता है इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिंग, जो कि रिफ्लेक्टिंग में नहीं होता है।
और दूसरा, क्योंकि ये अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा करोगे तो इसको हैंडल करने के लिए ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, जबकि रिफ्लेक्टिंग जो है वो कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू द रिफ्रैक्टिंग, तो उसमें मैकेनिकल सपोर्ट कम चाहिए। अब कम इसमें मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, इसको आप बड़ा भी कम बनाओगे तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा एज़ कम्पेयर्ड टू द रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग की बात करूँ, ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ब्राइटर और शार्पर इमेजेस इसमें बनती हैं। तो बस सारा जो है साइज़ का खेल है इसमें। जो रिफ्रैक्टिंग है उसके कन्वेक्स लेंस को और बड़ा करते जाओगे, क्योंकि ज़्यादा लाइट आपको चाहिए, ज़्यादा लाइट चाहिए तो ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा कॉस्ट लगेगी इसको बनाने में, और इसको हैंडल करने में भी ज़्यादा सपोर्ट लगेगा। क्रोमेटिक एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन ज़्यादा होंगी, जो कि ये सभी चीज़ें जो हैं ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में नहीं होती है। तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं। जो इसकी डिसएडवांटेजेस है रिफ्लेक्टिंग की, वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की एडवांटेजेस हैं। क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेशन को आप अलग से पढ़ भी सकते हो। जो स्फेरिकल एब्रेशन तो मैंने ही बता दिया। क्रोमेटिक एब्रेशंस इस जो है इसमें कलर का जो है वो इश्यूज आएंगे। और जो स्फेरिकल एब्रेशंस हैं इसमें जितना बड़ा इस पे करोगे तो क्या रहेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो दूर वाली रेज है वो कहीं और जाके कन्वर्ज करेंगी, पास वाली रेज है कहीं और जाके कन्वर्ज करेंगी, दो इमेजेस बनेंगी, यहाँ पे ओवरलैप कर जाएंगी, यहाँ पे इस तरह से आपको क्लियर ऑब्जेक्ट या रेजोल्यूशन जो है उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। ओके, सो दिस वाज एडवांटेजेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ओवर द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप फॉर क्वेश्चन नंबर 5 में आया था ये 2026 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।